नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की एनालिसिस सीरीज़ का। सबसे पहला न्यूज़ है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। अगर आप पेज 15 पर देखेंगे तो आपको ये न्यूज़ मिलेगा कि जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ का जो आउटपुट है वो थोड़ा डिक्लाइन हो गया है इन द रिसेंट टाइम। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग कोर इंडस्ट्रीज़ में के आउटपुट में एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो क्या है ये कोर इंडस्ट्रीज़, इनको कोर इंडस्ट्रीज़ क्यों कहा जाता है, ये चीज़ें हम समझते हैं। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ कौन प्रिपेयर करता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर आता है। ये सारे मिल करके ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ प्रेजेंट करती हैं। तो कोर का मतलब क्या होता है? कोर यानी बेसिक, फंडामेंटल, यानी जो इंडस्ट्रीज़ हमारी इकोनॉमी के बेसिक्स को, हमारे फंडामेंटल्स को डिटरमाइन करती हैं, वो हो जाएंगी कोर इंडस्ट्रीज़। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल सोचें, अभी अगर हम ना देखें कि यहाँ नीचे क्या लिखा है और सिर्फ एग्जाम्पल सोचें, तो इसमें सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है वो होगा फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि उसके बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही और भी सारी इंडस्ट्रीज़। तो ये जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ है वो कौन प्रिपेयर करता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इसको रिलीज़ करते हैं और ये तीनों मिलकर के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको प्रिपेयर करते हैं। और ये एक मंथली इंडेक्स है, यानी हर मंथ के बेसिस पे इसको रिलीज़ किया जाता है। तो हर मंथ के फर्स्ट को अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ के आउटपुट से रिलेटेड किसी न किसी तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वैसे कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, बट फिर भी ये चीज़ जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आंसर्स में भी आपको ये पॉइंट्स को, इनका एवरेज जो वैल्यू होता है, इनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी परफॉर्मेंस एंड वाइटलिटी ऑफ इंडियाज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस तरीके से, कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। इस चीज़ को इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ जो है हमारा वो दर्शाता है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें? तो कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइज़र्स। ये हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जिनके ऊपर हमारी इकोनॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। और कोल में हम कोकिंग कोल को एक्सक्लूड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में वो इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड होती है जो हम भूटान से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स में यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एक्सेट्रा सारी चीज़ें जो हैं वो हम इंक्लूड करते हैं। फर्टिलाइज़र क्यों क्रूशियल है? क्योंकि उस पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो ये कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनका नाम हमें याद होना चाहिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। वेटेज कैसा है इन इंडस्ट्रीज़ का? तो सबसे ज़्यादा वेट जो दिया गया है वो गेस करने की बात है, लॉजिक वाली बात है कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और लास्ट में फर्टिलाइज़र्स। और ये ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है इनको अरेंज करने के लिए। अगर यूपीएससी ना पूछे तो स्टेट पीसीएस तो ज़रूर ही पूछ सकता है इनके ऑर्डर को अरेंज करने के लिए, कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से जो वेटेज है वो अलॉट किया गया है। ये एक हेल्प करती हैं किस चीज़ में? तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है उसमें इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन क्या है? तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन 8 के अलावा भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के परफॉर्मेंस का एक इंडेक्स, मंथली इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है, जिसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। और इसके कैलकुलेशन में जो ICI है या इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ है वो हेल्प करता है। और ICI जो है वो IIP का यानी इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ का 40% जो है इसके पास होता है, यानी IIP का 40% इज डिटरमाइंड बाय ICI।
बेस ईयर क्या है, तो 2011-12 है आईसीआई का बेस ईयर, जो कि आईआईपी के बेस ईयर के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन होता है। आईसीआई को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक और बाकी मिनिस्ट्रीज भी यूज करती हैं। किस लिए, तो अगर आउटपुट जो है वो स्लो हो रहा है, रिजर्व बैंक कैसे यूज कर सकता है, तो आउटपुट अगर इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का स्लो हो रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि इनके पास क्रेडिट की कमी हो, और अगर क्रेडिट की कमी होगी मतलब जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। अगर इनके पास जो क्रेडिट है वो कम रहेगा तो प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है इससे। तो अगर क्रेडिट को आरबीआई इंक्रीज कर दे तो हो सकता है प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली इनका जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यह है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एक्सप्लेन्ड सेक्शन में 10th पेज पे आपको मिल जाएगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसके बारे में अभी हर जगह आपको चर्चे सुनने को मिल रहे होंगे ड्यू टू इलेक्शंस, कि किसी पार्टी ने अभी प्रॉमिस किया कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कराएंगे। क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या ये लीगल है, इलीगल है, इन चीज़ों को समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन सी पार्टी क्या प्रॉमिस कर रही है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होता है और क्यों इंडिया में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को समझते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जानते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो जो सेकेंड वर्ड है हमारा सोशलिस्ट, ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेटली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह सकते हैं इंडिया में। यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो सोशलिज्म एज अ बेसिस पे चलती है, ना कि कैपिटलिज्म पे चलती है। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। तो हम एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, यानी हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, तो वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है किसी भी कंट्री में तो वो इसी चीज़ को इंश्योर करता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी चीज़ को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और वेल्थ का यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा कि अगर इकोनॉमी में किसी एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के पास जो वेल्थ है वो अगर कॉन्सेंट्रेट हो गया है तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अमंग द मार्जिनलाइज्ड और द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, जो इकोनॉमिक जस्टिस का प्रिंसिपल है, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है, वो डिटरमाइन होता है डीपीएसपी से। डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करता है, और डीपीएसपी जो है वो हम जानते हैं कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, कि इनके ऊपर आप जाके कोर्ट आपको कंपल्स नहीं कर सकता है, कोर्ट आपको कंपेल नहीं कर सकता है कि डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करना ही करना है। वो एक गाइडिंग लाइट की तरह एक्ट करते हैं, किसके लिए, तो स्टेट्स के लिए। लेकिन डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंश्योर करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे कि प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जो भी 36 से लेकर के 51 में जो आर्टिकल्स हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या, तो प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, securing equitable distribution of material resources and preventing the concentration of wealth. Moreover, Article 39 Clause B और Clause C स्पेसिफिकली एड्रेस करता है किस चीज़ को, तो इकोनॉमिक जस्टिस को। और क्या कहता है, तो ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज टू सर्व द कॉमन गुड एंड प्रिवेंटिंग द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम लीडिंग टू अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू द कॉमन डेट्रीमेंट। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ पर फोकस करता है कि अगर जो वेल्थ है वो किसी एक सेक्शन के पास कॉन्सेंट्रेट होते चला जाएगा तो जो बाकी सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन है उनके बेनिफिट के लिए ये चीज़ हानिकारक होगी। उनका जो हक है वो यानी कि किसी और के पास जा रहा है। भले ही इसका आप लॉजिक, काउंटर लॉजिक ये हो सकता है कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं इस वजह से उनके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है,
बट हर केस में ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि कई बार प्राइवेट सेक्टर्स में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है वो इस वजह से नहीं होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट इस वजह से क्योंकि उनका जो कॉस्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो उनको फेवर करती है। इन कारणों की वजह से कुछ सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ देखने को मिलता है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है प्रॉपर्टी। तो हम जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा, वो पहले एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। लेकिन बाद में जाकर के थ्रू द 44th अमेंडमेंट जो है राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया कि अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 300, लेकिन वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फंडामेंटल राइट नहीं है का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ कि अगर स्टेट आपके इस राइट को इन्फ्रिंज करता है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न था किस चीज़ के लिए, तो 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के लिए। क्योंकि जब नई हमारा कंट्री जब नया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, और वो इनइक्वालिटी को सही करने के लिए जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि जो भी रिचर सेक्शंस होती थी उनसे उनका लैंड लेती थी, उनको कंपनसेट करती थी उसके बदले, और वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करती थी अमंग द वल्नरेबल सेक्शंस। तो इससे बहुत सारे लोग जो थे वो जाकर के कोर्ट में केस करने लगे कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज कर रही है। तो अल्टीमेटली 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि बहुत झंझट झमेला हो गया, इसको अब छोड़ो, एक काम करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा ही देते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि लोगों के पास जो कोर्ट को अप्रोच करने का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेटेड है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो आपका लैंड आकर के आपका प्रॉपर्टी लेती है तो उसके बदले उसको फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि आर्टिकल 31A, 31B और 31C, ये सारे क्या कहते हैं कि स्टेट जो है वो अक्वायर कर सकता है प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस विदाउट फुल कंपनसेशन। कि स्टेट भले ही कंपनसेट करे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनसेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू, अगर आपकी ज़मीन जो है वो 1 करोड़ रुपए की है, बट स्टेट जो है वो उस टाइम पे इतना केपेबल नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए दे सके, तो स्टेट क्या करेगा कि अगर वो फुल कंपनसेशन ना भी दे पाए तब भी आपको स्टेट को वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। और ये सारा जजमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 1973 में जो है ये जजमेंट दिया था केशवानंदा भारती केस में, कि स्टेट जो है उसके पास ये राइट होता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को कर्व कर सकती है, बट अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे अमेंडमेंट्स जो थे 31A, 31B, 31C, इन सबको चैलेंज किया गया था, बट अगर अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो दैट शुड बी अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा वो वायलेट नहीं होना चाहिए, और राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं माना गया था अंडर द केशवानंदा भारती केस। तो अभी हम क्या समझ में आया हमें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हटाना जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है अंडर DPSP। आर्टिकल 39 क्लॉज B और क्लॉज C जो है वो इस चीज़ के बारे में कहता है कि स्टेट को स्टेप्स लेने होंगे कि पॉपुलेशन के किसी एक तबके के पास वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेट ना हो, और ये मैंडेट करना होगा या ये कोशिश करनी होगी कि उस वेल्थ को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें। इसी के अराउंड अभी पूरा डिबेट है। बट उसके बाद हम देखते हैं कि 1991 में इंडिया विटनेस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको कि हम LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कि पॉवर्टी से बाहर निकाला गया यूजिंग दीज 3 पॉलिसीज। तो इसके साथ साथ इंडिया जो था वो एक इकोनॉमिक पावर बनना भी स्टार्ट हो गया आफ्टर 1991।
ये थी इंडिया की ग्रोथ साइड ऑफ द स्टोरी। बट दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि इनइक्वालिटी जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ जो ऑथर है वो कहते हैं कि भले ही 1991 के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है, लोगों को जो सर्विसेज की क्वालिटी मिलती है वो इम्प्रूव हुई है, बट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो हमारी टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन है वो हमारे वेल्थ का 65% और हमारे इनकम का 57% ओन करती है एज पर 2022-23, और बाकी का जो बॉटम 50% है वो सिर्फ 6.5% वेल्थ और 15% इनकम में बिलोंग करता है। तो दिस शोज द स्टार्क इनइक्वालिटी इन इंडिया, और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की जाती है। बट अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करते हैं तो क्या ये आज के तारीख में अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अभी जो लोगों की कंडीशन है उसमें वैलिड होगा? क्या कोई भी प्राइवेट, अब आप सोचिए कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कितना कुछ ओन करती हैं, फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, तो अगर आप उनका वेल्थ ले करके दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो क्या ये चीज़ अब आज के ज़माने में वैलिड होगी? तो गवर्नमेंट जो है उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना पड़ेगा, जहाँ पे दोनों ही एक्सट्रीम्स को छोड़ करके हमें एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ना ही हम फुल्ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट या प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलाइजेशन पे फोकस कर सकते हैं, और ना ही हम पूरी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर सकते हैं। हमें इंश्योर करना होगा कि भले ही इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है, बट जो पुअरर सेक्शंस का इंटरेस्ट है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच टू प्रमोट बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फिर उसका क्या, उसके लिए स्ट्रैटेजीज होंगी, इसके लिए गवर्नमेंट को अलग अलग लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा, चाहे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हों या पॉलिसी मेकर्स हों या जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, इन सब लोगों से कंसल्ट करके, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कंसल्ट करके प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें कि जो सोशल स्कीम्स होती हैं सोशल एक्विटी के लिए, वो सारी चीज़ों को हम और अच्छे से कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और इनइक्वालिटी को कैसे कम कर सकते हैं, इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आज का, मेक ईपीआई एन एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। बट इस न्यूज़ को कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वोदय आईएएस जो है वो आपको यूपीएससी और बीपीएससी दोनों की ही तैयारी मात्र 1 रुपये में करवा रहा है। तो अभी जा करके इस ऐप को डाउनलोड करिए और जा करके लेक्चर्स की जो क्वालिटी है उसको देखिए। आप डाउनलोड करेंगे, आपको फ्री के जो लेक्चर्स हैं वो वहाँ पे अभी डेमो के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो उन लेक्चर्स को देखिए, समझिए कि हम क्या क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद ही इस 1 रुपये का पेमेंट भी आप करिए। तो नेक्स्ट अब न्यूज़ जो है हमारा वो है मेक ईपीआई एन एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। बात है 1974 की, जब WHO ने एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा EPI। और ये एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड था? तो जो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की सक्सेस स्टोरी थी उस पे बेस्ड था EPI। तो यहाँ जो ऑथर्स हैं उनका कहना है कि पहले वाला जो EPI है, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, उसको अब हमें आगे बढ़ा करके एक एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कर देना चाहिए। तो इंडिया में हम जानते हैं कि इम्यूनाइजेशन किसके अंडर गवर्न होता है? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंडर 12 डिजीजेस के लिए बचपन में ही वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑथर्स हैं वो इंडिया के इम्यूनाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया की जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 1978 में लॉन्च किया गया था
टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, कि जो डिजीजेस वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट की जा सकती हैं, जैसे टेटनस, डिप्थेरिया, रेबीज, ये सारे जो डिजीजेस हैं ये हम वैक्सीन्स के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। और जब तक इनकी वैक्सीन्स नहीं लगाई जा रही थी तब तक जो चाइल्ड मोर्टेलिटी था इनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जो हमारा UIP लॉन्च किया गया वो इसी गोल से लॉन्च किया गया कि जो भी चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रहा है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस की वजह से उनको हम रिड्यूस करें। तो क्या क्या चीज़ों में हमें सक्सेस देखने को मिली, तो स्मॉल पॉक्स को हमने इरेडिकेट कर दिया गया है, प्लस डिजीजेस लाइक पोलियो, मीजल्स, डिप्थेरिया, इन सब से जो मोर्टेलिटी थी उनमें काफ़ी हद तक रिडक्शन देखने को मिला है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से हमें आज भी हम यूनिवर्सली पूरी इंडिया को इम्यूनाइज नहीं कर पाए, जैसे कि अनइक्वल कवरेज। तो ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये चाइल्ड मोर्टेलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि अडल्ट्स पे। तो इस चीज़ को इंश्योर करने की ज़रूरत है कि चाइल्ड के साथ साथ अडल्ट्स को भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल अभी जो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि टीनेज गर्ल्स को फ्री में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाया जाएगा, इज़ अ पॉजिटिव स्टेप इन दिस रिगार्ड कि हाँ अब जो है वो चिल्ड्रन से हट करके हम अडल्ट्स पे और बाकी लोगों पे भी फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चिल्ड्रन को बिल्कुल निगलेक्ट कर देना है, बट साथ साथ में हमें बाकी सेक्शंस पे भी, जैसे जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ में रहते हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उन सब पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है लिमिटेड वैक्सीन स्कोप। तो जो एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है WHO का, उसके अंडर बहुत सारी डिजीजेस आती हैं, बट इंडिया में जो UIP है उसके अंडर एक लिमिटेड डिजीजेस आती हैं। तो नई डिजीजेस जैसे कि जापानीज एंसेफेलाइटिस और रोटा वायरस, इन सब के वैक्सीन्स को भी हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। जापानीज एंसेफेलाइटिस का वैक्सीन भी UIP के अंडर जो है प्रोवाइड किया जाता है, बट सिर्फ कुछ एरियाज़ में जहाँ पे कि जापानीज एंसेफेलाइटिस डोमिनेंट होता है, हर जगह नहीं प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेस, कि बहुत सारी वैक्सीन्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनके लिए प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ये लोग नहीं होते हैं। तो इन सब चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? तो सबसे पहला, रीचिंग ऑल सेक्शंस, अवेयरनेस फैलाइए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को और एक्सपैंड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच जो है वो बनी रह सके। दूसरा है इंक्लूजन ऑफ मोर वैक्सीन्स। जो नई नई डिजीजेस आ रही हैं, जैसे कि अभी H1N1 के बारे में बहुत ज़्यादा, एवियन इन्फ्लुएंजा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो वैक्सीन है, जो नई विथ टाइम न्यू डिजीजेस आ रही हैं, उनकी वैक्सीन्स को भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इस प्रोग्राम में इंक्लूड करें। और लास्ट, स्ट्रेंथनिंग सिस्टम्स, की कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों को हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि जो हमारा गोल है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का, उसको हम अचीव कर सकें। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? तो सबसे पहला बेनिफिट तो होगा कि चाइल्ड मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों ही डिक्रीज करेंगे। दूसरा, हमारा पब्लिक हेल्थ आउटकम्स जो है वो इंक्रीज करेगा। और लास्ट, हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज करेगी। तो इससे जो हमारा गोल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, वो भी हम इजीली अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑथर्स हैं उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो उतना नहीं हो सकता है जितना गवर्नमेंट सेक्टर का होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि जितनी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है वैक्सीन लगाने के लिए उतना प्राइवेट सेक्टर नहीं ले सकता है। तो गवर्नमेंट, जैसे कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने कितनी अवेयरनेस जनरेट की, एंड इंडियाज़ कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम वो एक मैसिव सक्सेस था ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कि इंडिया में जितने लोगों ने इतने कम टाइम में कोविड की वैक्सीनेशन लगवाई थी, वैसी सक्सेस स्टोरी कहीं भी और देखने को नहीं मिली थी।
तो अगर गवर्नमेंट कोविड में ये कर सकती है, मतलब बाकी डिजीजेस के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कर सकती है। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है इनिशिएटिव्स लेने की, लोगों को एजुकेट करने की कि वैक्सीन लगवाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, टाइम से उसको कंप्लीट करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि अगर 6 महीने का रूटीन है तो 2 महीने वैक्सीन लगवाया और उसके बाद भूल गए। उसके अलावा जो मिथ्स हैं वैक्सीन से रिलेटेड कि वैक्सीन से कभी कुछ बीमारी हो सकती है या सिर्फ बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है, अडल्ट्स के लिए वैक्सीन नहीं होती है, इन सब चीज़ों को बस्ट करने का काम, ख़त्म करने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। और गवर्नमेंट इसमें हेल्प ले सकती है किसका? तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO, यूनिसेफ, और उसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनका, प्लस गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि जितनी भी रिसोर्सेज इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगी उनको टाइम टू टाइम सैंक्शन किया जाए। एक चीज़ होती है वैक्सीन हेजिटेंसी, मतलब जो लोग होते हैं वो वैक्सीन जो है वो लगवाना नहीं चाहते हैं। यहीं पे गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिटी के साथ एंगेज करके, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे आपको याद होगा कि जब भी हम किसी को फ़ोन लगाते थे तो अनाउंसमेंट होती थी कि वैक्सीन लगवाएं। जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में जो कॉलर ट्यून होता था वो ये सुनाई देता था कि कोविड के टाइम पे आपको वैक्सीन लगवाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये होता है कम्युनिटी एंगेजमेंट, कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कम्युनिटी को कि अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं तो इससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपको ही फ़ायदा होगा। लास्ट जो एडिटोरियल है हमारा वो है इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। आज है 1 मई, और 1 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं मे डे। मे डे किन के लिए होता है? तो जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं उनको ऑनर करने के लिए मे डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि 2014 में एक एक्ट पास किया गया था, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, और अभी तक उस एक्ट को हम 10 साल के बाद भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आज मे डे है, इसीलिए इनके बारे में ये आर्टिकल यहाँ पे आया है कि क्या क्या इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कैसे अगर हम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये जो हेल्प करेगा इनकी लाइवलीहुड को बेहतर बनाने में। तो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट क्या कहता है? तो it aims to balance the needs of the street vendors who play a vital role in the informal economy with the need for orderly public spaces। कि ये जो एक्ट है ये इनका लाइवलीहुड प्लस जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनका ऑर्डर, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की बात करता है। अब आप देखिए कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो अगर वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि रोड पे भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्होंने अपने जो अपना कार्ट होता है वो लगा के रखा होता है या नीचे वो लोग कुछ बेच रहे होते हैं, तो कई बार वो एक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं पब्लिक लाइफ में। तो अगर उनको गवर्नमेंट जो है वो सीधा सीधा हटा देती है तो ये उनके लाइवलीहुड पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो इसीलिए ये जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है ये इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की बात करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इस एक्ट के? तो पहला है प्रोटेक्ट लाइवलीहुड्स, recognize street vending as a legitimate livelihood and provide security of tenure to vendors। कि इनका जो स्ट्रीट वेंडिंग का काम है ये एक लेजिटिमेट काम है, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं ये लोग और कहीं भी कभी भी इनको हटाया नहीं जा सकता है। तो इसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारा एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्वानिधि, स्ट्रीट वेंडर्स सम्मान निधि योजना, तो ये स्वानिधि जो है ये इनको रजिस्टर करता है स्वानिधि पोर्टल पर ताकि यहाँ जा कर के ये लोग अपनी लाइवलीहुड्स को रजिस्टर कर सकें। नेक्स्ट इज रेगुलेशन, establish a framework for regulating vending activities to ensure smooth traffic flow and pedestrian safety। कि कहाँ तक आपका एरिया लिमिटेड होना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनकी डेली लाइफ इनकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। एंड लास्ट इज एम्पावरमेंट, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा थ्रू
पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो इनके द्वारा इनपुट्स। अब अगर ब्यूरोक्रेट्स इस मामले में डिसीजन लेंगे बिना इनके इनपुट्स के, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसीलिए ज़रूरी है कि इनकी भी पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के? तो सबसे पहला ये इस्टेब्लिश करता है एक टाउन वेंडिंग कमेटी। क्या होती है टाउन वेंडिंग कमेटी? तो एक कमेटी होती है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वेंडर्स से, लोकल अथॉरिटीज़ के और रेसिडेंट वेलफेयर लोकेशंस के, जो कि सर्वे करते हैं वेंडिंग लोकेशंस का, प्लान बनाते हैं वेंडिंग प्लान्स और वेंडिंग सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं कि ये अगर एरिया है, एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे वेंडर्स को डेजिग्नेट कर दिया गया कि आपको यहीं पे रहना है। उस एरिया के अकॉर्डिंग अगर 10 वेंडर्स वहाँ पे रहते हैं तो 10 को सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, एक प्रॉपर प्लान तैयार किया जाएगा। इस टाइम से इस टाइम तक आप लोग रह सकते हैं, इस टाइम से इस टाइम तक आप लोग नहीं रह सकते हैं, ताकि उनको भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले और जो लोग हैं उनको भी किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट प्रोविजन है एलिजिबिलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन। डिफाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेंडिंग एंड इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू रिकॉग्नाइज लेजिटिमेट वेंडर्स, कि किसको हम बोल सकते हैं कि वो एक स्ट्रीट वेंडर है। क्या जो परमानेंटली एक जगह पे रहता है वो, या छोटे छोटे दुकान जिसके होते हैं उसको बोल सकते हैं। तो इसका एक क्राइटेरिया डिफाइन करेगा ये एक्ट, प्लस आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करेगा किसको? तो स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि पता चले कि ये एक लेजिटिमेट स्ट्रीट वेंडर है और इसने ज़बरदस्ती का जो जगह है वो कब्जा कर रखा है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ हैरेसमेंट, कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार बुलडोजर्स से इन स्ट्रीट वेंडर्स के शॉप्स को गिरा दिया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक तरीके से हैरेसमेंट बाय अथॉरिटीज़ ही बोलेंगे। तो ये जो एक्ट है ये कहता है कि प्रोहिबिट हैरेसमेंट बाय अथॉरिटीज़ एंड इंश्योर वेंडर्स कैन कंडक्ट देयर बिजनेस विदाउट अनड्यू इंटरफेरेंस, कि ऐसे जब मन तब आपका जब भी मन करेगा आप आके हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये एक्ट इस बात को कंफर्म करता है। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ वेंडिंग जोन्स, कि इस जगह पे, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगहों पर, फॉर एग्जांपल दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सरोजनी नगर के बारे में सब जानते हैं, खास करके लड़कियों को इस बारे में ज़रूर पता होगा। तो सरोजनी नगर जो है वो एक पूरा एरिया डेजिग्नेट कर दिया गया है उन लोगों के लिए जो वहाँ पर जा कर के स्ट्रीट वेंडर की तरह अपना जो सामान है वो सेल करना चाहते हैं। तो वहाँ पर गाड़ियों का जाना अलाउड नहीं होता है। तो इसी तरीके से ऐसे अलग अलग जोन्स बनाने होंगे जहाँ पर कि ये लोग जो हैं, वेंडर्स जो हैं, वो अपना सामान इजीली सेल कर सकें। लास्ट इज रीलोकेशन एंड एविक्शन। एस्टैब्लिश क्लियर गाइडलाइंस फॉर रीलोकेशन एंड एविक्शन, ensuring vendors are not arbitrarily displaced and alternative vending sites are provided, कि इन केस अगर रिलोकेट करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो क्लियर गाइडलाइंस होने चाहिए कि इन कंडीशन से रिलोकेशन करना पड़ेगा, और अगर उनको वहाँ से हटाया जाता है तो एक ऑल्टरनेट जगह उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी जहाँ पर कि वो अपना लाइवलीहुड को कंटिन्यू कर सके। और इसको क्योंकि ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्यों ज़रूरी है इसको इम्प्लीमेंट करना? तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। हम जानते हैं कि बहुत बड़ा तबका है हमारी सोसाइटी का जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को बिलोंग करता है, जहाँ जिनका कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है गवर्नमेंट के पास। तो अगर हम स्ट्रीट वेंडर्स को रजिस्टर करते हैं तो एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल इकोनॉमी का चंक जो होगा वो फॉर्मलाइज हो जाएगा और धीरे धीरे करके इनको हम टैक्स स्ट्रक्चर में भी शामिल कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड अर्बन प्लानिंग, कि जैसे तैसे जहाँ मन वहाँ ये लोग अगर अपना जो सामान है वो बेचना स्टार्ट कर देंगे, अपना जो लाइवलीहुड है वो कंटिन्यू करने लगेंगे, तो इससे जो लोग हैं उनको परेशानी होगी। तो इसीलिए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज लाइवलीहुड सिक्योरिटी। सबसे पहला जो इसका मोटिव था इस एक्ट का वो यही था कि एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे स्ट्रीट वेंडर्स को ताकि उनकी राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। एंड लास्ट इज पब्लिक हेल्थ एंड safety, ensures proper hygiene standards and regulates vending activities
टू मिनिमाइज रिस्क टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। कई बार हम देखते हैं कि रोड्स को ये लोग कब्जा कर लेते हैं, रोड्स पे अपने ठेले लगा देते हैं, तो वहाँ पे जा करके कई बार वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पब्लिक हेल्थ सेफ्टी इन सबको नुकसान पहुँचता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करें। और इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला कैपेसिटी बिल्डिंग की, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा। अब ये नेशनल लेवल पे एक्ट बन गया, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोकल लेवल जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक इस एक्ट को हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस, कि वेंडर्स को और पब्लिक को दोनों को ही एजुकेट करना होगा। किस चीज़ से रिलेटेड, तो उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। ना तो वेंडर्स ये बोल सकते हैं कि ये जगह मेरी है और हम जैसा चाहें वैसे यहाँ पे सामान बेच सकते हैं, ना ही पब्लिक जो है वो ये बोल सकता है कि आप यहाँ से हट जाइए। दोनों की इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लास्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि अगर ये लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों में करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो एक्सेस टू क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो इन वेंडर्स को देना होगा, ताकि इनके बिजनेसेस को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो अगर हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, तो वो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा, बोथ फॉर द पब्लिक एज वेल एज फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। और इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा, तो इंडियन इकोनॉमी का। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं, प्लस इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सब्सक्राइब करिए। वहाँ हर रोज़ ये PDF वीडियो के बाद अपलोडेड रहता है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की एनालिसिस देखने के लिए सर्वोदय IAS के YouTube चैनल पर जाइए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जाकर इस ऐप को डाउनलोड करिए, जहाँ आपको सिर्फ 1 रुपये में UPSC और BPSC की तैयारी करवाई जाती है। थैंक यू। जय हिंद।